हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मीरा और आप सबका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो इस चैनल पे मैं अलग अलग बुक्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि बिना पढ़े ही आप सब लोग इन किताबों की अमेजिंग दुनिया की सफ़र कर सकें। तो हम शुरुआत करने वाले हैं द एकेटोर सीरीज से, जो एक बुक सीरीज़ है, यानी कि बुक 1, बुक 2 एंड सो ऑन। तो हम आज बुक 1 से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है द कोर्ट ऑफ थॉर्न्स एंड रोजेस, जो कि लिखी है सारा मास ने, जो कि मेरी फेवरेट ऑथर है। ये एक फिक्शनल बुक सीरीज़ है जिसमें फेरीज़ है, जादू है, वॉर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये मेरी फेवरेट बुक सीरीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है जंगल से, जहाँ हमारी मेन कैरेक्टर, या जिसे हम हमारी हीरोइन भी कह सकते हैं, वो शिकार करने गई है क्योंकि उसकी फैमिली घर पे भूखी बैठी है। तो अभी बहुत ही खतरनाक विंटर चल रहा है, इसीलिए चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, और ये एक पाइन फॉरेस्ट है जिसे हम देवदार का जंगल भी कह सकते हैं, जो कि फेरा के गांव के पास ही है, जहां वो अपनी फैमिली के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है। और ये जंगल बहुत खतरनाक है क्योंकि इस जंगल में डेंजरस एनिमल्स भी रहते हैं, और इसी जंगल में प्रिंथियन की बॉर्डर भी है, जो कि सबसे बड़ा खतरा है। तो प्रिंथियन एक फेरी लैंड है, यानी जिसे हम फेरीज का देश भी कह सकते हैं। तो ये कोई अच्छी फेरीज नहीं है, ये ऐसी फेरीज है जो कि ह्यूमंस को अपना गुलाम बनाती है और टॉर्चर कर करके मार डालती है। तो ये बॉर्डर प्रिंथियन और ह्यूमंस की लैंड को अलग करती है। और हाँ, आप लोग ना फेरा और फेरी में कंफ्यूज मत होना, पता नहीं हमारे ऑथर ने हमारे फेरा का नाम भी फेरीज जैसा ही रखा है। तो हमारी जो हीरोइन है फेरा, जंगल में ज़्यादा अंदर तो नहीं जाना चाहती, पर उसे जाना पड़ता है क्योंकि वो सोचती है कि अगर मैं अभी घर पे खाना लेके नहीं गई तो मेरी पूरी फैमिली भूखी रह जाएगी, इसीलिए मुझे कुछ तो खाने के लिए लेके जाना पड़ेगा। तो फेरा एक झरने के पास एक पेड़ पर बैठ जाती है ताकि कोई एनिमल वहाँ पानी पीने आता है तो उसकी शिकार कर लेगी। तभी उसे एक हिरन दिख जाता है जो कि एक पेड़ की डाली खा रहा होता है। तो वो सोचती है कि अगर आज मैं इस हिरन की शिकार कर लूँ तो मेरी फैमिली की एक हफ्ते की खाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तभी फेरा को कोई हलचल महसूस होती है, तो उसे उस हिरन से कुछ ही दूरी पर चमकती हुई दो आंखें दिखाई देती हैं, जो कि एक भेड़िए की होती है। उसे देखते ही फेरा सोचती है कि ये भेड़िया नॉर्मल नहीं हो सकता, क्योंकि ये भेड़िया जो कि वाइट कलर का है वो नॉर्मल भेड़िए से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो ये तो पक्का एक फेरी है। फेरा ने फेरिस को कभी देखा नहीं है, पर उनके बारे में गांव के लोगों से कहानियां ज़रूर सुनी है। तो फेरा को फेरिस के बारे में 3 चीज़ें पता है। पहली, कि फेरिस अमर होती है, यानी वो कभी मरती नहीं है, पर अगर उन्हें मारना ही है तो उन्हें सिर्फ एचवुड की लकड़ी से मारा जा सकता है। दूसरी, फेरीज कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। और तीसरी, कि फेरीज आयरन यानी लोहे से डरती है। तो जैसे ही फेरा उस भेड़िए को देखती है तो वो सोचती है कि अब तो मैं गई, क्योंकि ये भेड़िया अब मुझे मार डालेगा और गांव में जाके और भी लोगों को मार डालेगा। तो अब मुझे इस भेड़िए को यही मारना पड़ेगा ताकि वो गांव में जाकर और लोगों को मार न सके। तो इस वक्त फेरा के पास बो एंड एरो यानी धनुष और बाण है, और एक चाकू है, और लकीली उन बाणों में से एक बाण एशवुड का है, जो कि फेरा ने भारी कीमत देकर खरीदा था, और 2 नॉर्मल एरोज है। तो फेरा उस भेड़िए की तरफ एरो को एम करती है, और जैसे ही भेड़िया उस हिरन पर झड़प मारता है वैसे ही फेरा उसे शूट कर देती है, और भेड़िया नीचे गिर जाता है। और फेरा उस पेड़ से नीचे उतरकर भेड़िए के पास आ जाती है और उसे एक और नॉर्मल एरो से शूट कर देती है। वो भेड़िया वही मर जाता है, और वो हिरन भी भेड़िए की झड़प से मर जाता है। तो फेरा इस हिरन और स्पेशली भेड़िए को मारना तो नहीं चाहती थी, पर मजबूरी थी, इसीलिए मारना पड़ा। तो अब फेरा के पास 2 शिकार है, पर वो अकेली दोनों को उठा नहीं सकती, इसीलिए वो हिरन को अपने कंधों पर उठा लेती है, क्योंकि हिरन उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, और भेड़िए की स्किन चाकू की मदद से निकाल कर ले जाती है ताकि वो उसे बेच सके। तो अब हमें फेरा की फैमिली के बारे में पता चलता है। तो उसके घर में 4 लोग हैं, फेरा की 2 बड़ी बहनें और उसके पापा और फेरा। और फेरा की माँ करीब 10 साल पहले मर चुकी है क्योंकि वो बीमार पड़ गई थी, और वो इन तीनों बहनों की तरफ ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती थी। उन्हें बस उनके फ्रेंड्स के साथ पार्टीज़ करना पसंद था, इसीलिए फेरा को पढ़ना लिखना भी नहीं आता है।
तो आप कहोगे कि वो तो बहुत गरीब है, तो वो पार्टीज़ कैसे करते थे? तो हमें एक और बात पता चलती है कि जब फ़ेरा छोटी थी तब उसकी फैमिली काफ़ी अमीर हुआ करती थी। उसके पापा कुछ बिज़नेस करते थे, पर कुछ हो जाता है और उनका पूरा बिज़नेस डूब जाता है। तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता है और जिन लोगों से फ़ेरा के पापा ने लोन लिया था, वो लोग फ़ेरा के पापा का पैर फ्रैक्चर कर देते हैं क्योंकि वो उनके पैसे वापस नहीं कर सके। इसीलिए वो कोई काम नहीं कर पाते हैं और शायद वो काम करना भी नहीं चाहते और वो बस ऐसे ही बातें करते रहते हैं कि हम वापस हमारी पूरी प्रॉपर्टी वापस ले लेंगे और हम फिर से अमीर हो जाएंगे वगैरह वगैरह। और वो काठी की सपोर्ट से ही चल पाते हैं और वो इन तीनों बहनों की तरफ ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। और फ़ेरा को दो बड़ी बहनें हैं जिनमें सबसे बड़ी है नेस्टा, जो कि थोड़ी बदतमीज़ टाइप है और खड़ूस भी है। वो फ़ेरा से 3 साल बड़ी है और वो एलिन के बारे में काफ़ी प्रोटेक्टिव है, जो कि मिडिल चाइल्ड है और फ़ेरा से शायद 1-2 साल बड़ी होगी। तो एलिन एक भोली सी लड़की है जो कि बहुत ही नरम दिल है। और फिर आती है हमारी फ़ेरा, जो कि सबसे छोटी है पर सबसे समझदार है और घर की सारी जिम्मेदारी फ़ेरा के ऊपर ही है। और फ़ेरा को पेंटिंग करना भी बहुत पसंद है और फ़ेरा 19 साल की है। फ़ेरा का घर बहुत छोटा है और लकड़ी से बना है, जिसे हम झोपड़ी भी कह सकते हैं। जब तक फ़ेरा घर आती है तब तक शाम हो चुकी है और फ़ेरा खून से लथपथ हो चुकी है। जैसे ही फ़ेरा घर में आती है वैसे ही एलिन उसे देख लेती है और बोलती है, फ़ेरा तुम्हें ये कहाँ से मिला? तो फ़ेरा उससे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कहाँ से मिला होगा, और उस हिरन को और भेड़िए की स्किन को टेबल पर रख देती है। तभी उसके पापा बोलते हैं कि फ़ेरा आज तुम्हारा लक बहुत अच्छा था, आज तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिली है। फ़ेरा बोलती है कि मैं इस भेड़िए की स्किन को कल मार्केट में ले जाकर बेचूंगी, देखते हैं इसके कितने पैसे आते हैं। तभी एलिन बोलती है कि मुझे नया जैकेट खरीदना है क्योंकि मेरा पुराना जैकेट बहुत ख़राब हो चुका है। अगर इस साल भी मैंने वही जैकेट पहन लिया तो मैं ठंड से मर जाऊंगी। और तभी नेस्टा बोलती है कि मुझे नए शूज़ चाहिए। हालांकि उसके शूज़ अभी काफ़ी नए हैं और वो घर से ज़्यादा निकलती भी नहीं है और फ़ेरा के जूते काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और उससे वो अब छोटे भी होने लगे हैं। इन तीनों बहनों की यही बातें चल रही होती है। तभी फ़ेरा के पापा की नज़र उस भेड़िए की स्किन पर पड़ती है। तो वो फ़ेरा को बोलते हैं कि फ़ेरा तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? तो फ़ेरा बोलती है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और फ़ेरा मन में ही सोचती है कि अगर आप कुछ काम कर लेते तो मुझे ये रिस्क लेना नहीं पड़ता और आज अगर मैं ये शिकार लेके नहीं आती तो हम सब भूख से मर जाते। तभी नेस्टा फ़ेरा को बोलती है कि फ़ेरा जाके नहा लो प्लीज़, ऐसे गवारों के जैसे रहना बंद करो। तो फ़ेरा जैसे ही गर्म पानी करने जाती है तो वो देखती है कि वहाँ कोई भी लकड़ी नहीं है। तो वो नेस्टा को बोलती है कि तुम तो दोपहर में लकड़ी काट के रखने वाली थी, तो तुमने लकड़ी क्यों नहीं काटी? तो नेस्टा उससे बोलती है कि लकड़ी काटने से मेरे नाखून टूट जाते हैं और मेरे हाथ भी रफ हो जाते हैं। और वैसे भी फ़ेरा, इन सब कामों में तो तुम बहुत अच्छी हो ना, तो तुम ही क्यों नहीं काट लेती लकड़ी? वैसे भी तुम्हारे हाथ ऑलरेडी बहुत रफ है। तो फ़ेरा उससे बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ कल सुबह जल्दी उठकर लकड़ी काट लेना, नहीं तो हम सबको ठंडा नाश्ता खाना पड़ेगा। और नेस्टा बोलती है कि मैं लकड़ी नहीं काटूंगी और एलिन बेचारी ये सब देखकर परेशान हो जाती है। फिर फ़ेरा उस सब मीट को साफ़ करके उन सब के लिए खाना बनाती है। फिर वो खाना खा के ऐसे ही बैठे होते हैं तो एलिन और नेस्टा की बातें चल रही होती है। नेस्टा एलिन को बोल रही होती है कि मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया वो मुझे जल्दी प्रपोज़ करने वाला है, फिर मैं उसे हाँ कर दूंगी और मैं उससे शादी कर लूँगी। तो फ़ेरा उससे बोलती है कि क्या तुम थॉमस मैटर की बात कर रही हो? तो वो बोलती है हाँ, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो फ़ेरा बोलती है कि उससे शादी मत करना प्लीज़। तो नेस्टा बोलती है क्यों? मुझे तो लगा था कि तुम तो हम दोनों की शादी कराना चाहती हो ताकि तुम पे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे। तो फ़ेरा बोलती है कि अभी हम डाउरी देना यानी कि दहेज देना अफोर्ड नहीं कर सकते और तुमसे तो लकड़ी काटी नहीं जाती, तो तुम एक वुड कटर के बेटे से क्यों शादी कर रही हो? तो नेस्टा बोलती है कि मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ हमसे छुटकारा पाकर अपनी पेंटिंग्स पर ध्यान देना चाहती थी। तो फ़ेरा बोलती है कि बिलीव मी, जिस दिन तुम किसी अच्छे इंसान से शादी करने का कहोगी ना, उस दिन मैं खुद तुम्हें उसके घर तक छोड़ने आऊँगी।
और उसके फैमिली के हालात भी हमसे कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अगर तुमने उससे शादी कर ली तो तुम उस पर बोझ ही बनोगी। नेस्टा बोलती है पर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो फेरा बोलती है कि प्यार भूखे पेट नहीं भर पाता। तो नेस्टा चिढ़ जाती है और वो बोलती है कि तुम मुझसे जल रही हो क्योंकि तुम्हारा आइजैक किसी और लड़की के साथ अरेंज मैरिज कर रहा है। तो अब यहाँ हमें फेरा के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चलता है। तो फेरा का ये बॉयफ्रेंड तो है जिसका नाम है आइजैक, पर वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते। ये हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है फेरा का इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। तो फेरा उसके पापा को बोलती है कि पापा आप नेस्टा को कुछ क्यों नहीं बोल रहे। तो उसके पापा बोलते हैं कि अगर वो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो फेरा बोलती है कि पापा प्यार जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा हमें जितनी खाने की ज़रूरत होती है ना उतनी ही उम्मीद की भी ज़रूरत होती है। अगर ये सब सपने देखकर उसे थोड़ी सी उम्मीद मिलती हो तो उसे सपने देखने दो। तो अब अगली सुबह हम देखते हैं कि नेस्टा सुबह जल्दी उठकर सारी लकड़ी काट के रख देती है क्योंकि अब उसे नए जूते भी तो चाहिए ना। और जैसे ही नेस्टा और एलिन को दिखता है कि फेरा वो भेड़िए की स्किन लेकर जा रही है तभी वो भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। तो अब देखा जाए तो इन तीनों के लिए मार्केट जाना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि मार्केट में बहुत सारी टेस्टी टेस्टी चीज़ें होती है खाने के लिए, पर इन लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। तो ये तीनों वो सब चीज़ें खा नहीं पाती है। तो जैसे ही ये तीनों मार्केट में आते हैं वैसे ही उन्हें एक लेडीज़ का ग्रुप मिलता है जिन्हें चिल्ड्रन ऑफ ब्लेस्ड भी कहा जाता है। तो ये ऐसे लोग हैं जो फेरीज की पूजा करते हैं। तो इन लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है और इन लोगों को सारे लोग हेट करते हैं क्योंकि देखा जाए तो बाकी सारे लोग फेरीज को हेट करते हैं और ये लोग उन लोगों की पूजा करते हैं, इसीलिए इन लोगों को सारा गांव हेट कर रहा होता है। तो जैसे ही ये तीनों जा रहे होते हैं ना तो उनमें से एक लड़की आगे आती है और इनको बोलती है कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त है। तो ये तीनों बोलते हैं कि नहीं हमारे पास कोई वक्त नहीं है। तो बोलती है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बोलती है कि नहीं हमारे पास तुम्हारे लिए कोई भी वक्त नहीं है। और क्या ये तुम आयरन का ब्रेसलेट देख रहे हो मेरे हाथों में, तुम्हें भी ये पहनना चाहिए, ना कि वो सिल्वर की ज्वेलरी जो तुमने उन फेरीज को अट्रैक्ट करने के लिए पहनी है। तो वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी नेस्टा उसे क्रॉस कर देती है और बोलती है कि ये जाके बकवास ना किसी और गांव में सुनाओ, यहाँ पे कोई भी कन्वर्ट होने वाला तुम्हें नहीं मिलेगा। और बाकी गांव वाले भी उन लेडीज़ के ग्रुप को काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल वाला लुक दे रहे होते हैं। तो नेस्टा उसे बोलती है कि क्या तुम्हें याद नहीं उन लोगों ने सैकड़ों सालों पहले हमारे साथ क्या क्या किया था, और अब भी अगर हम में से कोई उनके जाल में फंस जाता है तो हमारे साथ कितना जुल्म करते हैं। तो वो लड़की नेस्टा को बोलती है कि मैं भी तुम्हारी तरह अंधकार में जी रही थी 1 महीने पहले तक। तो 1 महीने पहले मेरे कज़िन की एक दोस्त को हमने फेरीज को चढ़ावा चढ़ाने के लिए उसे बॉर्डर के पास जाके रख दिया था और वो अब वहाँ जाकर प्रिंथियन में एक लग्जरियस लाइफ जी रही है और फेरी की रानी बन चुकी है। तो नेस्टा उससे बोलती है कि वो रानी नहीं उनका खाना बनी होगी, और फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तो फेरा उन दोनों को बोलती है कि तुम लोग यहीं रुको कॉर्नर पे, मैं अभी जाके ये स्किन बेच के आती हूँ, और जल्दी से वहाँ से निकल जाती है ताकि वो दोनों उसके पीछे ना आ सके। तो अब फेरा मार्केट स्क्वायर में जाती है और वह वो सोच रही होती है कि अब ये स्किन मैं किसको बेचूँ। तभी उसे एक मर्सनरी वुमेन दिख जाती है। वो दिखने में थोड़ी अजीब होती है और फेरा को उसके पास जाने से डर भी लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो जाती है और उसको वो स्किन दिखाती है। तो वो बोलती है कि क्या तुमने ये कहीं से चोरी की है। फेरा बोलती है नहीं मैंने खुद इसका शिकार किया है। उस स्किन को देखने के बाद वो मर्सनरी बोलती है कि तुम साइज़ के बारे में सच कह रही थी, ये तो सच में काफ़ी बड़ा है, पर मुझे नहीं लगता कि ये फे होगा। और फिर वो अपनी कीमत बताती है। तो कीमत सुनकर फेरा काफ़ी दंग रह जाती है क्योंकि जितना फेरा ने एक्सपेक्ट किया था उससे कई ज़्यादा वो औरत उसको देने को तैयार थी। तो फेरा उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। तो वो औरत उससे बोलती है कि ये भीख नहीं है, मेरे लिए भी कुछ सालों पहले किसी ने ऐसे ही किया था, तो मैं सोचूंगी कि मैंने उनका कर्जा उतार दिया। तो फेरा उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से निकलने वाली थी। तभी वो औरत फेरा को बोलती है कि तुम भी एक शिकारी हो और मैं भी एक शिकारी हूँ, पर जितना अंदर जंगल के तुम कल गई थी ना उतना कभी मत जाना।
वहाँ पे सिर्फ भेड़िया ही एक खतरा नहीं है, वहाँ और भी बहुत सारे खतरे मंडरा रहे हैं। और फिर वो औरत फेरा को मार्ट्रैक्स के बारे में बताती है। ये मार्ट्रैक्स फेरीज के दुनिया का एक एनिमल है जो कि काफ़ी खतरनाक है। फिर फेरा वहाँ से चली आती है और एलिन और नेस्टा को थोड़े थोड़े पैसे दे देती है उनको शॉपिंग करने के लिए। फिर शाम को सब मिलकर खाना खाकर ऐसे ही बैठे होते हैं। उनके झोपड़ी का दरवाज़ा कोई बहुत ज़ोर से खोल देता है और एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनके घर में आ चुका है जो कि गोल्डन कलर का है। वो ऑलमोस्ट एक घोड़े जितना बड़ा है और उसका सर एक लोमड़ी जैसा है, उसके दांत चाकू से भी नुकीले हैं और उसके सींग भी है और वो बोल भी सकता है। और वो कह रहा होता है मर्डरर्स मर्डरर्स। तभी फेरा उसकी फैमिली के सामने चाकू लेकर खड़ी हो जाती है ताकि वो मॉन्स्टर उसके फैमिली को हार्म ना कर सके। तो नेस्टा बोलती है कि हमने किसी को नहीं मारा, हम में से कोई भी मर्डरर नहीं है। और ये बोलते वक्त उसकी आवाज़ काँप रही होती है और फेरा देखती है कि नेस्टा एलिन के आगे खड़ी हो चुकी है उसे उस मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर फेरा के पापा बोलते हैं कि हमने किसी का खून नहीं किया और अगर किया भी है तो अनजाने में किया है। और वो मॉन्स्टर इन सब पे ज़ोर ज़ोर से घुर्रा रहा होता है। वो बोलता है कि जल्दी बताओ बताओ किसने मेरे दोस्त को मारा है, किसने उस वाइट कलर के भेड़िए को मारा है। तो नेस्टा बोलती है भेड़िया। तब इन सब को क्लियर हो जाता है कि वो भेड़िया एक फेरी था और ये मॉन्स्टर उस भेड़िए का दोस्त है जो कि बदला लेने आया है। तो फेरा बोलती है कि अगर हमने उसे अनजाने में गलती से मार दिया हो तो हमें कितना पेमेंट देना होगा। वो मॉन्स्टर बोलता है कि जितना दोनों देशों के समझौते में लिखा होगा उतना देना पड़ेगा। फेरा बोलती है एक भेड़िए के लिए। वो फिर से बोलता है किसने मारा मेरे दोस्त को। तो फेरा बोलती है मैंने मारा। तो वो मॉन्स्टर फेरा को ऊपर से नीचे तक देखता है और सोचता है कि ये इतनी सी बारीक सी लड़की एक फेरी को तो नहीं मार सकती। तो वो बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो इन सब को बचाने के लिए। एलिन बोलती है हमने किसी को नहीं मारा, हमें बख्श दो प्लीज़। तो फेरा बोलती है कि मैंने खुद उसे मारा है और उसकी चमड़ी ले जाकर मार्केट में बेची है। तो वो मॉन्स्टर बोलता है कि अगर तुम्हें पता होता कि वो फेरी है तो उसे मारने में तुम्हें और भी मज़ा आता ना, क्या उसने तुम्हें उसे मारने के लिए प्रवोक किया था। फेरा बोलती है नहीं, पर तुम लोगों ने जो हम पे जुल्म किया है और अभी भी करते हो उसे देखते हुए अगर मैंने उसे मारा है तो मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। फेरा सोच रही होती है कि अगर ये मुझे अभी मार ही डालेगा तो मैं अपना सर ऊंचा रख कर मरना ही पसंद करूँगी। और वो ये भी सोच रही होती कि मैं अपने फैमिली को कैसे बचाऊँ। तो फेरा उस मॉन्स्टर पर अटैक भी करती है चाकू से ताकि उसके फैमिली को यानी कि नेस्टा और एलिन को स्पेशली भागने का टाइम मिल सके क्योंकि उसके पापा तो भाग भी नहीं सकती हैं। पर वो मॉन्स्टर एक फेरी है तो वो फेरा से काफ़ी ज़्यादा तेज़ और ताकतवर है और उसके पास जादू भी है। तो वो फेरा के अटैक से बच जाता है। और फेरा के पास एशवुड का एरो भी है जो उसने साफ करके रख दिया था, पर वो दरवाजे के पास है और वही वो मॉन्स्टर भी खड़ा है इसलिए वो एरो भी नहीं ले सकती। और देखा जाए तो वो मॉन्स्टर फेरा को एक झटके में मार सकता है लेकिन वो मार नहीं रहा है। फेरा ने उस पर अटैक किया फिर भी उसने उसे मारा नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि वो मॉन्स्टर इसे मारना तो नहीं चाहता। तो फेरा बोलती है कि समझौते के मुताबिक मुझे तुम्हारे दोस्त की जान के बदले में क्या देना होगा। तो मॉन्स्टर बोलता है लाइफ फॉर लाइफ, जान के बदले जान। फेरा बोलती है मुझे इस समझौते के बारे में कुछ नहीं पता था। तो मॉन्स्टर बोलता है कि हाँ, तुम ह्यूमंस ने इस समझौते को जानबूझकर भुला दिया है और इसीलिए तुम्हें मारने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो फेरा अब पूरी तरीके से हार मान चुकी है। फेरा बोलती है ठीक है, जो करना है बाहर करो, यहाँ अंदर मत मारना। वो मॉन्स्टर बोलता है अरे तुमने तो बहुत जल्दी हार मान ली और अब तुम ही मुझे बता रही हो कि तुम्हें मारना कहाँ है। चलो इसी बात पे मैं तुम्हें एक और सीक्रेट बताता हूँ। मुझे जान के बदले जान चाहिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहला मैं तुम्हें यही मार डालूँ, दूसरा तुम मेरे साथ प्रिंथियन चलो और वही अपनी बची हुई ज़िंदगी गुजारो। फेरा के पापा पीछे से बोलते हैं कि फेरा उसके साथ चली जाओ। फेरा बोलती है कि ज़िंदगी गुजारो कहाँ, पूरा का पूरा प्रिंथियन मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है। वो मॉन्स्टर बोलता है मेरे पास काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है, मैं तुम्हें वहाँ रहने की परमिशन ग्रांट करवा लूँगा। फेरा बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है,
वो मॉन्स्टर बोलता है तुमने मेरे दोस्त को मार डाला, उसकी स्किन निकाल कर बेच दी, तुम बोल रही हो वो ये सब डिज़र्व करता था, फिर भी मैं तुम्हें जीने का मौका दे रहा हूँ और तुम मुझ पे ही क्वेश्चन कर रही हो। फेरा बोलती है इतनी मेहरबानी की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मॉन्स्टर बोलता है मैं तो भूल ही गया था तुम इंसान कितने पागल हो और हम फेरीज को इतना बुरा मानते हो कि हमारी मेहरबानी भी नहीं समझ पाते। और वो बोलता है कि देखो लड़की, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक तो मेरे साथ प्रिंथियन चलो या फिर अभी बाहर चलो और मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, चॉइस तुम्हारी है। तो फेरा के पापा आगे आते हैं और बोलते हैं कि सर ये मेरी सबसे छोटी बच्ची है, मैं आपसे उसकी जान की भीख मांगता हूँ। वो और भी कुछ बोलना चाहते थे पर वो बोल नहीं पाते। तो मॉन्स्टर बोलता है चुप हो जाओ। उसके पापा बोलते हैं प्लीज़ प्लीज़ मैं आपको सोना ला कर दे सकता हूँ। वो मॉन्स्टर बोलता है सच में तुम मुझे सोना ला कर दोगे? चलो देखते हैं तुम अपने बेटी की जान की कितनी कीमत दे सकते हो। और देखा जाए तो इन सबको पता है कि इनके पास कोई भी पैसे नहीं है और उनके पापा के पास भी नहीं है। और फेरा सोचती है कि अगर पापा ने भीख भी मांग ली ना तो वो थोड़े से ही पैसे कमा पाएंगे। वैसे यहाँ देखा जाए तो फेरा के पापा इन तीनों के बारे में केयर तो करते हैं। तो फेरा के हाथ में जो चाकू है वो साइड में रख देती है और उस मॉन्स्टर को बोलती है कब निकलना है? वो बोलता है अभी। फेरा कोट पहन लेती है ठंड से बचने के लिए और उसके पापा को बोलती है कि मैं कल जो शिकार लाई थी वो आप तीनों के लिए 2 हफ्तों तक चल जाएगा और मैंने कुछ पैसे उस ड्रॉअर में रखे हैं, वो आपको कुछ दिनों तक चल जाएंगे अगर आप ध्यान से खर्च करेंगे। फेरा के पापा और फेरा की बहनें बहुत नाराज़ हो जाते हैं और लास्टली वो नेस्टा से कहती है थॉमस मैटर से शादी मत करना। उसके पापा उसके माँ को मारते हैं और उनके बेटे बस देखते रहते हैं। गरीबी छुपाने से ज़्यादा जख्म छुपाना मुश्किल होता है। फेरा के पापा फेरा का हाथ हाथों में लेकर बोलते हैं फेरा तुमने हम सब के लिए बहुत कुछ किया है, अगर किसी दिन इन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें आज़ाद कर दिया तो यहाँ वापस मत आना, कहीं और जाना और अपने लिए नाम कमाना। और फिर फेरा और वो मॉन्स्टर प्रिंथियन की तरफ चल पड़ते हैं। तो यहाँ से हमारी असली कहानी शुरू होती है। वो मॉन्स्टर फेरा को अपने घोड़े पर बिठा देता है और वो उसी जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। अब उस मॉन्स्टर ने इतनी बड़ी मेहरबानी तो कर दी है कि फेरा को मारा नहीं है। उसने ये तो कहा है कि वो प्रिंथियन में अपनी ज़िंदगी बिता सकती है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि किस तरह की ज़िंदगी होगी, बुरी होगी या बहुत बुरी होगी। वैसे तो समझौते के मुताबिक वो मॉन्स्टर फेरा को अपना गुलाम तो नहीं बना सकता, बट शायद फेरा ने उसके दोस्त को मारा है तो वो फेरा को गुलाम भी बना सकता है। तो अब फेरीज़ के बारे में जानते हैं। तो फेरीज़ दिखती कैसी है? इमेजिन करो कि ह्यूमन का एक परफेक्ट वर्जन। फेरीज़ बहुत ही खूबसूरत होती है। फेरीज़ की हर एक चीज़ परफेक्ट है, उनके बाल परफेक्ट हैं, उनकी स्किन परफेक्ट है, वो दिखने में पूरी परफेक्ट होती है और उतनी ही खतरनाक भी होती है। बस फेरीज़ के ना कान नुकीले होते हैं। और फेरीज़ में भी क्लासेस है, यानी कि पहले आती है प्रिंथियन की आम जनता जिन्हें फेरीज़ कहते हैं, फिर है हाई फेज जो कि प्रिंथियन की हम उन्हें रॉयल फैमिलीज़ भी कह सकते हैं, और फिर आते हैं दी हाई लॉर्ड्स जिन्हें हम प्रिंथियन के राजा भी कह सकते हैं। वैसे वो एग्जैक्टली राजा तो नहीं है, पर ये हाई लॉर्ड्स पूरे प्रिंथियन में रूल करते हैं। ऐसे प्रिंथियन में 7 हाई लॉर्ड्स हैं। और हाँ, सारी फेरीज़ को जादू आता है, पर कॉमन फेरीज़ से हाई फेज थोड़े ज़्यादा पावरफुल होते हैं और हाई लॉर्ड्स सबसे पावरफुल होते हैं। और प्रिंथियन 7 कोर्ट्स में बटा हुआ है। कोर्ट्स यानी हम उन्हें स्टेट्स भी कह सकते हैं, और हर एक कोर्ट की एक खासियत है। और ये जो 7 कोर्ट्स है उनमें से 3 कोर्ट्स सोलर कोर्ट्स है, यानी इन तीनों कोर्ट्स को सन यानी सूरज रूल करता है, और 4 कोर्ट्स सीजनल कोर्ट्स है, यानी इन चारों कोर्ट्स को सीजन यानी मौसम का जो साइकिल है वो रूल करता है। सबसे ऊपर यानी सबसे नॉर्थ में आता है नाइट कोर्ट। तो ये नाइट कोर्ट है ना, सबसे मिस्टीरियस कोर्ट है, इसके बारे में ज़्यादा किसी को कुछ पता नहीं है। और नाइट कोर्ट का हाई लॉर्ड रिसैंड है, यानी हम उसे नाइट कोर्ट का किंग भी कह सकते हैं। और आप लोग ना रिसैंड को याद रखना, क्योंकि ये आगे बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। नाइट कोर्ट के नीचे आता है डे कोर्ट, और डे कोर्ट के नीचे आता है डाउन कोर्ट। मैं ना यहाँ पे मैप भी दे दूँगी ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो। फिर डाउन कोर्ट के नीचे है अंडर द माउंटेन। ये एक ऐसी जगह है जो किसी के भी अंडर नहीं आती है। फिर उसके नीचे है विंटर कोर्ट।
विंटर कोट के नीचे समर एंड ऑटम कोट है साइड बाय साइड, और समर एंड ऑटम कोट के नीचे है स्प्रिंग कोट, और स्प्रिंग कोट के नीचे है ह्यूमन लैंड। तो जो हम बॉर्डर की बात कर रहे थे ना स्टार्टिंग में, वो यही बॉर्डर है। अगर वो बॉर्डर ह्यूमंस ने क्रॉस कर दी तो वो स्प्रिंग कोट में चले जाएंगे। और जैसा हमारे यहाँ होता है ना कि कुछ देश अमीर होते हैं, कुछ देश गरीब होते हैं, वैसे ही इनके यहाँ भी है। इन 7 कोर्ट्स में से कुछ कोर्ट्स ज़्यादा पावरफुल है, कुछ कोर्ट्स कम पावरफुल है। तो ये कोर्ट्स की जो पावर है ना, उनके हाई लॉर्ड से जुड़ी होती है। अगर कोर्ट का हाई लॉर्ड ज़्यादा पावरफुल है तो वो कोर्ट भी पावरफुल हो जाएगा। और इन कोर्ट्स में कुछ कोर्ट्स में दोस्ती है, कुछ कोर्ट्स में दुश्मनी है। और सबसे फेमस दुश्मनी जो है वो स्प्रिंग कोर्ट और नाइट कोर्ट में है। और ये 2 कोर्ट्स ही प्रिंथियन के सबसे पावरफुल कोर्ट्स है। और वैसे देखा जाए तो नाइट कोर्ट स्प्रिंग कोर्ट से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। और इन फेरीज के ना अपने अपने अलग अलग पावर्स है। मतलब कोई शेप शिफ्ट कर सकता है, कोई किसी का माइंड रीड कर सकता है और उसे कंट्रोल भी कर सकता है, और भी अलग अलग पावर्स है। और हर कोर्ट अपने नाम जैसा ही है, यानी विंटर कोर्ट में हमेशा विंटर ही रहेगा, स्प्रिंग कोर्ट में हमेशा स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु ही रहेगा, समर कोर्ट में हमेशा समर ही रहेगा, ऑटम कोर्ट्स में हमेशा ऑटम ही रहेगा, यानी वहाँ हमेशा पतझड़ ही रहेगी। पर ये हो गया सीजनल कोर्ट्स का। पर जो सोलर कोर्ट्स है यानी नाइट डे एंड डाउन, तो वहाँ पे दिन रात वो सब तो होता है, लेकिन नाइट कोर्ट की जो रातें हैं वो बहुत खूबसूरत होती है। डे कोर्ट्स के दिन बहुत खूबसूरत होते हैं, और डाउन कोर्ट की सुबह बहुत खूबसूरत होती है। तो आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2 एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।